एवरीवन, आज हम जो है प्रेसिडेंट वाले टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट और किस आर्टिकल्स में दी गई है। तो देखिए पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक हमें प्रेसिडेंट के पद के बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन हमें आर्टिकल 72, आर्टिकल 111, 143 एंड 123 में कुछ पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, वो देखने को इसमें मिलती है हमें, है ना। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी थोड़े से टर्म्स हैं कुछ तो प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में। तो इसके बारे में कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है यूनियन का। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों बोलते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं बोलते? तो इस टर्म के पीछे हम एक कंडीशन देखेंगे। जो प्रेसिडेंट का पद है हमारी कंट्री में, वो हमने ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली हमने अडॉप्ट किया है। जो हमारा सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें देखने को मिलता है और वहीं हम यूएसए में देखते हैं तो वहां हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी कंट्री जो है ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, तो उसकी वजह से जो ब्रिटेन का रूल था वो भी प्रेसिडेंशियल ना होकर पार्लियामेंट वाला सिस्टम वो हमारे कंट्री पर करते थे रूल उस तरीके से। तो हम इससे फैमिलियर थे, हम यूज टू थे हमारे लोग। तो हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इसी सिस्टम को, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको अडॉप्ट किया और ये हमारी कंट्री के लिए सूटेबल भी था। तो यहाँ इस सिस्टम में हम पावर जो देखते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के हाथों में नहीं होती है उतनी ज्यादा। हमें यहाँ पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों में और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनके हाथों में हमें देखने को मिलती है। पूरी की पूरी पावर जो होती है वो पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के बाद एग्जीक्यूटिव जो है पूरा टोटल, जो जिसमें सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जिनको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उनके इर्द गिर्द हमें पूरी की पूरी गवर्नमेंट की पावर जो है देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट उतना पावरफुल पद नहीं है इंडिया के अंदर जितना यूएसए में है। तो यहाँ हम इसको नॉमिनल क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 74 में डायरेक्टली मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट होगा उसको किस की एडवाइस पर काम करना होगा। तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही जो भी एडवाइस दी जाएगी उसको किसको फॉलो करना होगा? प्रेसिडेंट को, और उस एडवाइस के ऊपर काम करना होगा। तो इनडायरेक्टली जो रियल एग्जीक्यूटिव होगा, जो जिसके हाथ में रियल पावर होगी, वो कौन होगा? हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो पावर रियल इनके हाथ में होगी, इसीलिए हम इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, है ना, रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो यहाँ ये टर्म हमें समझ आया। आगे जब हम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से इसकी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर जो प्रेसिडेंट है उसको हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं इंडिया का। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो हमारा ये पद है, ये जो पूरा सिस्टम है, हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो मीन्स पोजीशन ब्रिटेन में एक क्राउन की होती है, ब्रिटेन पार्लियामेंट में जो क्राउन की पोजीशन होती है, वो पोजीशन हमारे यहाँ किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। वहां भी मेन जो पोजीशन होती है वो उनके प्राइम मिनिस्टर की होती है। इसी तरह से हमारी भी कंट्री में मेन पोजीशन किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है ना। अगर हम इसी के उसमें देखें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेरिका में जो इन लोगों ने अडॉप्ट किया है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो वहाँ सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के बारे में। वहाँ डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक डिसाइडेड पावर्स हैं, एक डिसाइडेड उनका दायरा है, उस दायरे में उनको काम करना है ना। तो हम वो सारी पावर्स भी उसकी आगे देख लेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे अपना आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के अंदर एक
राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति में देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के अंदर एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो ये हमें किस आर्टिकल से पता चलता है, आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 53 वही हमें बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी यूनियन की, वो किसके हाथों में होगी, वो होगी प्रेसिडेंट के हाथों में। जो भी कार्य एग्जीक्यूटिव का होता है विदाउट स्टैम्प, विदाउट सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, वो लागू नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो पावर्स है वो किसके हाथ में, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, प्रेसिडेंट की। ये आर्टिकल 53 में हमें बताया गया है। और वो सारे पावर्स का यूज किसकी एडवाइस पर करने वाला है, तो हमें पता है वो एडवाइस पर करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की द्वारा, है ना। अब हम देखते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में हमें इलेक्शन के बारे में बताया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा और इलेक्टोरल कॉलेज कौन होगा। तो देखो इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, जब हमें किसी व्यक्ति को एक प्रेसिडेंट नियुक्त करना है भारत का, तो उसके लिए हमें कोई इलेक्शन कराना होगा। तो इलेक्शन हम यहाँ देखेंगे कि डायरेक्टली पीपल के थ्रू नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो वो प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलूट जो होता है उसके द्वारा इनका जो है इलेक्शन करवाया जाता है। और इनके इलेक्शन में कौन कौन जो है पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं लोग उनसे ही बनता है इनका क्या, इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में हम देखेंगे कौन कौन शामिल होता है प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा एंड राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं। देखो राज्यसभा में हम देखते हैं 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के ही थ्रू, और लोकसभा में पहले हमारा था कुछ एंग्लो इंडियंस को जो है नॉमिनेट किया जाता था, पर इसको हमने अब प्रोविजन को खत्म कर दिया। तो इन दोनों के ही इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, नॉमिनेटेड इंक्लूड नहीं होंगे दोनों के। फिर उसके बाद आते हैं हम स्टेट की, सारे ही स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी क्या, इलेक्टेड मेंबर्स। जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज मीन्स हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है इंडिया के, तो हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के उनके इलेक्टेड मेंबर्स इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा जो इंडिया के अंदर यूटीज हैं हमारी यूनियन टेरिटरी, और जिन यूनियन टेरिटरी में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन लेजिस्लेटिव असेंबली के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स ही सिर्फ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में कि कौन जो है प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, कौन कौन से मेंबर्स जो है, और कौन से मेंबर्स ऐसे हैं जो नहीं बनाते हैं। तो नहीं में हमें डायरेक्टली याद रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स किसी भी असेंबली के शामिल नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं हमारी स्टेट में, तो वहीं कुछ स्टेट्स में इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, लेकिन उन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता है, ना ही उसके इलेक्टेड और ना ही उसके नॉमिनेटेड, दोनों ही मेंबर्स जो हैं इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो नहीं हमें याद रखना है, लोकसभा राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड नहीं होते, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के ना तो नॉमिनेटेड और ना ही इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके अलावा हमारे यूटीज के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते हैं। तो ये इनसे मिलकर बनता है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो इस आर्टिकल किस आर्टिकल में ये डिफाइन किया गया है, ये आर्टिकल 54 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम आर्टिकल 55 देखते हैं। तो आर्टिकल 55 में पूरी की पूरी प्रोसीजर, अब ये हमने देख लिया 54 में कि कौन कौन जो है इलेक्शंस में शामिल होगा। अब इलेक्शन होंगे कैसे, तो इसके जो इलेक्शन है वो हमने देखा प्रोसीजर कौन सा है, तो वो सीक्रेट बैलूट पर होते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। अब वो पूरा प्रोसीजर जो है ना, हम एक सेपरेट लेक्चर में उसको समझेंगे, वो थोड़ी बड़ी प्रोसेस है। इसमें हम अभी अपनी बेसिक जो नॉर्मल हमारी जानकारियां है ना उनको देखेंगे, तो वो हम एक अलग ही लेक्चर में इसके प्रोसीजर को पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बताया गया है। तो प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस है ना, जिस समय से वो इलेक्ट होकर आता है और जब वो अपना ऑफिस ज्वाइन करता है, उससे लेकर 5 साल तक का, कितने साल तक का, 5 इयर्स तक का उसका टर्म ऑफ ऑफिस होता है। और इस बीच इस
बीच वो अपने पद से रिजाइन कर सकता है या उसको रिमूव भी किया जा सकता है। और रिमूव करने की एक प्रोसेस होती है अलग, इम्पीचमेंट, वो भी हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे रिमूव किया जाता है। यहाँ हमें ये देखना है कि टर्म ऑफ ऑफिस 5 इयर्स का होता है। उसके अलावा अगर ये चाहे तो रिजाइन दे सकता है, और ये रिजाइन देगा अपना किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो उसको ये अपना रिजाइन कर सकता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि आर्टिकल 57 में अब हम क्वालिफिकेशंस देखेंगे। आर्टिकल 57 जो है ना वो इसमें ये दिया गया है कि अगर कोई भारत का एक बार प्रेसिडेंट बन चुका है तो क्या वो दोबारा भी भारत का प्रेसिडेंट बनने की योग्यता रखता है, ऐसी क्वालिफिकेशन रखता है। तो हाँ, भारत के अंदर जो है जो व्यक्ति एक बार प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो चुका है वो कितने भी बार भारत के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हो सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। लेकिन यहीं अगर हम यूएसए में देखें तो यूएसए में सिर्फ 2 ही बार कोई भी एक व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। तो यहाँ हमने देख लिया अपना क्वालिफिकेशन रिइलेक्शन की 57 आर्टिकल में ये हमें दिया गया है। फिर हम आर्टिकल 58 देखते हैं। आर्टिकल 58 में क्या दिया है, क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट का ऑफिस ज्वाइन करने वाला है, वो इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो अगर वो उस इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसकी। तो देखो, सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा उसकी जो एज होगी वो 35 होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए, है ना, 35 से कम नहीं होगी। उसके अलावा उसको एक लोकसभा के मेंबर होने की भी योग्यताएं रखनी होंगी। तो लोकसभा के मेंबर होने की क्या क्या योग्यताएं हैं, तो लोकसभा के मेंबर होने में भी आपको सिटीजन होना है भारत का। दूसरा, उसकी एज 35 नहीं, उनकी एज होती है 25। उसके अलावा जो भी लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला है मेंबर के लिए, उसको एक डिफाइंड कोई भी इंडिया की किसी भी टेरिटरी में एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, है ना। तो वो ये सारी योग्यताएं होती हैं। और चौथा होता है कि वो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो है किसी भी तरीके का होल्ड ना करता हो। यही योग्यता हमारे प्रेसिडेंट के लिए भी है कि ये कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो है होल्ड ना करते हो। मीन्स कहीं अलग तरीके से इनकी कोई अर्निंग नहीं होनी चाहिए। मीन्स ना तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जॉब होनी चाहिए कुछ और, या प्राइवेट में, या किसी भी तरीके से, है ना। अगर ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं तो इनको सबको छोड़ना होगा और सिर्फ प्रेसिडेंट के पद की ही इनको वो चीजें करनी होंगी। तो टर्म ऑफ ऑफिस में देख लिया हमने 5 इयर्स, क्वालिफिकेशंस के लिए कितने भी बार इलेक्ट हो सकते हैं, और प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए भारत का नागरिक, सिटीजन होना चाहिए, 35 इयर्स की एज होनी चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए किसी भी टेरिटरी से इंडिया की, और इनको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है ना। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 59 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं। ये भी कंडीशंस हम क्या करेंगे, एक अलग लेक्चर में हम इसको देखेंगे। जो बड़े बड़े वाले पॉइंट्स हैं हम उसको एक अलग लेक्चर में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना, उनको हम अलग देख लेंगे। अब आर्टिकल 60 जो है उसमें ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो ओथ जो है कौन दिलाता है, जब भी प्रेसिडेंट कोई चुनकर अब इलेक्ट होकर आएगा तो उसको जो ओथ है और अफर्मेशन भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो इनको ओथ या एफर्मेशन करवाते हैं। और अगर उस समय किसी कारणवश वो नहीं है उपस्थित तो उनके एब्सेंस में जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। फिर हम देखेंगे कि हमारा रिमूवल प्रोसीजर जो जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, ये भी एक बड़ी प्रोसेस है। ये भी हम एक अलग ही सेपरेट लेक्चर में इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत के प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें हम अलग लेक्चर में देखेंगे इसको। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में द ऑफिस ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट के एब्सेंस में जो ऑफिस होगा वो कौन संभालेगा, है ना। तो जब भी कभी किसी कारणवश अगर प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट नहीं है अपने ऑफिस में, किसी वजह से वो छुट्टी पर है या कोई और कारण है, तो उस समय कौन जो होगा वो प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेगा, तो वो होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह सीजेआई ऑफ इंडिया होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। और अगर चीफ जस्टिस इंडिया भी किसी कारणवश नहीं है उपस्थित तो उस कंडीशन में जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का
वो इस ऑफिस को होल्ड करेंगे। और इसके अलावा भी हम एक देखेंगे आगे कि जब प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो कंप्लीट होने से पहले ही हम नेक्स्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवा लेते हैं। और अगर किसी कारण बस 5 साल ऊपर हो गए, मीन्स उसका टर्म ऑफ ऑफिस कंप्लीट हो गया बट इलेक्शन नहीं हो पाए, तो जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट होगा वही अपना ऑफिस क्या करेगा, संभालेगा, वही तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक कि नया कोई प्रेसिडेंट चुनकर ना आ जाए, इलेक्ट होकर ना आ जाए, तब तक वो उसको होल्ड करेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है रिजाइन कर देता है या उसको इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया जाता है, तो इस कंडीशन में कौन इसका ऑफिस होल्ड करेगा, तो वो करता है वाइस प्रेसिडेंट। और उसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा, पता है, सीजेआई, और अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा कितने टाइम के अंदर हमें नया इलेक्शन कराना होता है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हमें 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना होता है, तब तक के लिए ये लोग होल्ड करते हैं ऑफिस। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी पावर्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग अलग बड़े बड़े प्रोसीजर्स हैं जिन अपने, जैसे कि इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इम्पीच हम कैसे कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, फिर उसके अलावा हम आर्टिकल 72 में देखते हैं कि पार्डन पावर है ना, क्षमादान की शक्ति जो दी गई है प्रेसिडेंट को, उसके बारे में 111 में हम इनकी वीटो पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखेंगे हम प्रेसिडेंट की, और 143 में हम देखेंगे कि अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर नेशनल किसी इमरजेंसी में या नेशनल अपना पूरे नेशन के हित में कोई उसको सलाह लेनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। लेकिन वो सलाह जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट जो दे रहा है प्रेसिडेंट को वो, और ना प्रेसिडेंट जो ले रहा है, उन दोनों पे ही बाध्य नहीं होगी, है ना, कि माननी है, बट वो एक कंसिडरेशन के लिए एक एडवाइस ले सकता है। वो हमें आर्टिकल 143 में बताया जाता है, ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। तो आगे का जो अपना लेक्चर है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, पूरा कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट वाला टॉपिक। थैंक यू।